इस लेक्चर में हम सिरेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेरा लेक्चर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और लेक्चर को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए जो आपके साथ ESC की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर नॉन टेक्निकल पार्ट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इससे पढ़ सकते हैं। मैं अपने चैनल पे जहाँ तक हो सकेगा सारे के सारे नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट अपलोड करने वाला हूँ, और जिसमें मैथ और एप्टीट्यूड में जहाँ तक नहीं करूँगा, क्योंकि ये जनरली टेक्निकल के साथ लड़कों का कंप्लीट हो जाता है। नॉन टेक्निकल के जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सिरेमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिरेमिक्स जो होता है वो किरेमिकोस बर्न्ट स्टफ, और एक शब्द और एक सेंटेंस और कहना चाहूँगा कि अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी से सिर्फ जो मैं पढ़ाता हूँ वो सुनते चलिए, देखते चलिए वीडियो, और थोड़ा थोड़ा दिन में अगर एक लेक्चर भी देखते हैं तो आगे चल के आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आखिरी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब मैं तैयारी करता था मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, टेक्निकल लास्ट में पढ़ने के चक्कर में बहुत कम हो पाता है, ठीक है। और आज से जो चालू करने वाला हूँ ये लेक्चर थोड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। आज से अब जब तक ये मटेरियल साइंस ख़त्म नहीं होती तब तक के सारे लेक्चर इम्पॉर्टेंट, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक दो लेक्चर से ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। कम से कम एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो हर एक टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 टॉपिक, इतने भी नहीं, 5 से 6 टॉपिक होंगे बस इसके बाद। अब तो सिरेमिक्स जो होता है वो होता है, क्या होता है कि सिरेमिक्स शब्द जो है वो बना है किरेमिकोज से, किरेमिकोज, ठीक है। ये किरेमिकोज, इसका मतलब होता है बर्न स्टफ, मतलब जो जलने में कठिन हो, मतलब आसानी से ना जले, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं। जनरली दीज आर कंपाउंड बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच के कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। और मेनली आयनिक बॉन्डिंग होती है इनमें, लेकिन आयनिक प्लस कोवेलेंट भी हो सकती है, जिसमें आयनिक बॉन्ड जो होगा वो मेन बॉन्ड होगा। मेनली आयनिक बॉन्डिंग और आयनिक प्लस कोवेलेंट विथ प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये होता है इसके कुछ कैरेक्टर्स। अब इसके बाद होते हैं सिरेमिक्स आर 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल सिरेमिक्स और एक होता है इंजीनियरिंग और टेक्निकल सिरेमिक्स। ये दोनों नाम के हिसाब से, जैसे ट्रेडिशनल जो पहले थे वो ट्रेडिशनल के नाम से माने गए, और जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल जो बाद में डिस्कवर हुए उसको इंजीनियरिंग या टेक्निकल के नाम से जाना गया, ठीक है। अब इनको दोनों को पढ़ेंगे एक एक करके। तो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स क्या होता है? जो ट्रेडिशनल सिरेमिक्स के जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो हैं एक क्ले, दूसरा सिलिका और फेल्ड्सपर। ये 3 इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है क्ले। क्ले के बारे में पढ़ेंगे पहले नंबर पे। तो क्ले क्या होता है? क्ले जो होता है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है ट्रेडिशनल सिरेमिक्स का, और ये क्या करता है कि ये वर्केबिलिटी प्रोवाइड कराता है और टफनेस देता है बिफोर फायरिंग। मतलब फायरिंग के पहले, मतलब एक तरह का हार्डनेस प्रोवाइड करता है बिफोर फायरिंग। फायरिंग का मतलब जैसे एक बार देख लें, कहने का मतलब ये है जैसे पहले जब हम बनाते हैं सिरेमिक्स, तो ये जैसे हमने बनाया, कुछ भी बनाया, जैसे हम मान लो हमने स्विच बनाया, स्विच लाइट वाला स्विच जो होता है वो हमने बनाया, ठीक है। तो पहले ये कच्चा होता है, जैसे घड़ा बनाते हैं तो घड़ा पहले कच्ची मिट्टी का होता है, तो मेन पार्ट उसमें मिट्टी होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसको पकाते हैं, तो पकाने के पहले जो मिट्टी होती है उसमें
वो उसको क्या कहते हैं, मेजर पार्ट होता है मिट्टी का घड़े में, थोड़ा बहुत अलग से पार्ट मिलाया जाता है, जैसे कि अब वो जो भी मिलाते हो अलग से, जैसे भूसा वूसा मिलाते होंगे, पता नहीं है सही से मुझे क्या मिलाते हैं, लेकिन मेन पार्ट तो मिट्टी होती है ना। और उसके बाद जो हार्डनेस प्रोवाइड करती है, जब सूख जाती है तो हार्ड होता है वो मटेरियल, घड़ा जो होता है वो हार्ड बनता है मिट्टी की वजह से बिफोर फायरिंग। अब फायर जब हो गया, पक गया, तो फिर वो तो फिर हार्ड हो ही गया। मतलब बिफोर फायरिंग जो होता है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए घड़ा ले रहा हूँ, घड़ा कोई सिरेमिक्स नहीं होता है, ठीक है, स्विच होता है सिरेमिक्स, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, तो ये मेन पार्ट जो होता है वो इसका वो क्ले होता है, और ये हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, वर्केबिलिटी और हार्डनेस बिफोर फायरिंग, मतलब पकाने के पहले, जैसे घड़े को, वैसे ही इसमें भी फायरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद सिलिका या फिर फ्लेंट होता है। सिलिका या फ्लेंट का हाइट मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और ये रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट बोलता है। ट्रेडिशनल सिरेमिक्स का रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट होता है और हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखा है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर एंड इट इज़ द रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिरेमिक्स। मेनली जो है, और फेल्ड्सपर जो होता है, फेल्ड्सपर क्या होता है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और ये जब हम फायर करते हैं, फायरिंग होती है, फायर करते हैं, तो ये ग्लास लाइक कंपोनेंट निकालता है। ग्लास लाइक कंपोनेंट मतलब ग्लास ही एक तरह से बनाता है। तो फेल्ड्सपर जो होता है, क्या होता है कि इसमें लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, और ये ग्लास लाइक सिरेमिक मिक्सचर बनाता है। जब इसे फायर करते हैं, मतलब जब मेल्टिंग टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं इसको, तो ये ग्लास लाइक कंपोनेंट बनाता है, और ये कंपोनेंट रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट्स को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट जैसे कि ग्लास ही होता है रिफ्रैक्टरी कंपोनेंट, एक जैसे कि लेंस हो गया, दो लेंस आपस में जोड़ते हैं तो इसको फेल्ड्सपर के सहायता से जोड़ते हैं। अब लेंस तो होगा नहीं सिरेमिक्स में, तो दो ग्लास की ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे कुछ भी हो गया ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट जिसके आसपास जो ओपेक हो, जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसको अगर दो को जोड़ते हैं तो ये फेल्ड्सपर यूज होता है फिर सिरेमिक्स में, ठीक है। और उसके बाद होता है इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल सिरेमिक्स, जो दूसरा सिरेमिक्स है। अब इसके कंस्टिट्यूएंट जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो इसके भी 4 मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। एक एल्यूमिना, दूसरा सिलिकॉन नाइट्राइड, और तीसरा सिलिकॉन कार्बाइड, और चौथा जिरकोनिया। अब इनको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो एल्यूमिना जो होता है, एल्यूमिना हैज़ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर एंड यूज्ड इन क्रूसिबल फॉर्म, ठीक है। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, क्रूसिबल फॉर्म में यूज होता है। और एल्यूमिना इज़ यूज्ड इन क्वालिटी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस आल्सो सच एज स्पार्क प्लग इंसुलेटर मटेरियल। क्वालिटी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस मतलब जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस की, मतलब जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि स्पार्क प्लग इंसुलेटर मटेरियल होता है, जहाँ वहाँ पे, ठीक है, यूज करेंगे। क्वालिटी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस का मतलब होता है जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं चीज़ें, उनकी क्वालिटी बढ़ानी होती है, तो वहाँ पे एल्यूमिना का यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंसुलेशन के लिए, स्पार्क प्लग में इंसुलेशन के लिए, ठीक है ये। और सिलिकॉन नाइट्राइड Si3N4 इसका फार्मूला होता है। ये Si3N4 जो होता है, इसका कॉम्बिनेशन SiN3 का, इसमें सारी के सारी बेस्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
मतलब जैसे टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये सारे के सारे जितनी चाहिए मटेरियल में वो सारी प्रेजेंट होती है Si3N4 में। तो इसमें लिखा है प्रोबेबली Si3N4 हैज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। अब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मटेरियल साइंस के फर्स्ट वर्ड टेक्निकल मटेरियल साइंस में आप पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो पढ़ाऊँगा वो मैं, क्योंकि मटेरियल साइंस में कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट में टेक्निकल से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम से या तो फिर स्ट्रक्चर से। तो मैं बढ़ाने की कोशिश करूँगा, हो सकेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन नाइट्राइड बनता कैसे, देखो सिलिका में N2 गैस मिलाते हैं जिसकी वजह से Si3N4 बनता है और ये माइक्रोपोरस होता है, मॉडरेट स्ट्रेंथ होती है इसकी माइक्रोपोरस होने की वजह से। लेकिन Si3N4 को जब हम हॉट प्रेसिंग कर देते हैं, मतलब गर्म करके उसे कंप्रेस करते हैं, 1 से 5% MgO मिला के, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला के, तो ये नॉन पोरस हाई स्ट्रेंथ Si3N4 बन जाता है, जिसको बोलते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी Si3N4 की। अब इसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। तो ये क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड हार्ड रिफ्रैक्टरी कार्बन होता है और इसकी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन हाई होता है। एट हाई टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस जो होता है ऑक्सीडेशन के प्रति, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड नहीं होता, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। इसका रीज़न जो होता है मेन कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है उसके चारों साइड, सिलिकॉन कार्बाइड के चारों साइड एक, मतलब स्किन पे, सिलिकॉन कार्बाइड की जो स्किन है उस पे SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है एट हाई टेम्परेचर। जो पहले जो सिलिकॉन ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो हाई टेम्परेचर पे, जो कि प्रोटेक्ट करती है मटेरियल को कि वो ऑक्साइड ना हो पाए। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड फॉर्म्स ए स्किन ऑफ SiO2 एट हाई टेम्परेचर व्हिच प्रोटेक्ट्स मेन बॉडी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और सिलिकॉन कार्बाइड की प्रॉपर्टी है इट इज़ हार्ड रिफ्रैक्टरी कार्बाइड व्हिच आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है इसका, सिलिकॉन कार्बाइड का, इसीलिए इसका यूज़ होता है। और जिरकोनिया क्या होता है, प्योर जिरकोनिया जो है होता है वो पॉलीमॉर्फिक होता है और टेट्रागोनल से मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में चेंज करता है 710 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब टेट्रागोनल से मोनोक्लिनिक में बदलता है तो इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से ये इसमें क्रैकिंग आ जाती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व मिला दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। प्योर जिरकोनिया इज polymorphic in nature and changes from tetragonal to monoclinic structure at 1710 degree centigrade with an expansion in volume सबसे लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, वॉल्यूम which leads to cracking, जिसकी वजह से क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जिरकोनिया में जब कुछ रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड हैं जिनको मिला देते हैं तो इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि स्टेबलाइज्ड हो जाता है और
जिसकी वजह से इसकी हाई फ्रैक्चर और टफनेस स्ट्रेंथ हो जाती है, जो कि सिरेमिक स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन का क्या है। तो हाउएवर इफ जिरकोनिया इज मिक्स्ड विथ अदर रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड्स, और वो ऑक्साइड कौन कौन से हैं, सच एज कैल्शियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर Y2O3 से मिला दिया जाता है जब जिरकोनिया को, देन इट्स क्यूबिक स्ट्रक्चर कैन बी स्टेबलाइज्ड व्हिच हैज़ हाई फ्रैक्चर एंड टफनेस स्ट्रेंथ, हाई फ्रैक्चर और टफनेस स्ट्रेंथ लीडिंग टू सेवरल न्यू सिरेमिक एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से इसकी टफनेस स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और टफनेस हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इसको सिरेमिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब सिरेमिक स्ट्रक्चर है, तो आगे पढ़ते हैं कि सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कुछ रूल हैं, और ये सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से पिछले 2 सालों में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हर एक टॉपिक से पूछा जाएगा। सिरेमिक से भी आने वाले पेपर में सिरेमिक से भी एक क्वेश्चन आने वाला है। अब वो अलग बात है कि पिछले 2 सालों में यहीं से आया है, सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आया है। तो ये पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस मैं पहले पढ़ूँगा फिर समझाऊँगा। ठीक है, तो सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर दोज सिरेमिक्स मटेरियल इन विच एटॉमिक बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर may be assumed as being composed of electrically charged ion instead of atoms। मतलब क्या है कि जो सिरेमिक मटेरियल होते हैं जिसमें एटॉमिक बॉन्डिंग जो होती है वो आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। मतलब एटॉमिक बॉन्डिंग जैसे जब कोई मॉलिक्यूल होते थे तो उसमें एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती थी, तो वो एटॉमिक बॉन्डिंग है वो आयंस के बीच में होती है। तो उसको हम ये मान लेते हैं कि जो क्रिस्टल है सिरेमिक मटेरियल का, सिरेमिक क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन से मिलके बना है, ना कि एटम्स से। अगर आयनिक बॉन्डिंग जो है प्रीडोमिनेंट कर रही है, मतलब आयनिक बॉन्डिंग जो है, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दोनों बॉन्ड होते हैं सिरेमिक्स में आयनिक और कोवेलेंट दोनों होता है, लेकिन आयनिक जो होता है वो प्रीडोमिनेंट माना जाता है, मतलब ज़्यादा होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि सिरेमिक क्रिस्टल में आयनिक जो चार्ज हैं एटम की जगह पे आयनिक चार्ज हैं। मतलब जैसे कि कोई सिरेमिक जैसे CaF2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम +2 चार्ज हम मान लेते हैं, और फ्लोरीन में -1 चार्ज, मतलब यहाँ पे आयन लेते हैं ना कि एटम लेते हैं। ठीक है, वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे आयन लिया जाता है। चार्ज देखो, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन इंस्टेड ऑफ एटम की जगह पे इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन हम सोचते हैं। ठीक है, और जो अब इसके बाद हम जो है कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोनेंट आयन क्रिस्टलाइन सिरेमिक मटेरियल इन्फ्लुएंस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 2 जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके हिसाब से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आयंस को देखते हैं, जो उनके मेन मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच ऑफ द कंपोनेंट आयन
क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सिरेमिक मटेरियल है उसके सारे कंपोनेंट हैं जो उससे जो चार्ज बनेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब जो भी मटेरियल है वो उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब जो भी एटम है मतलब कहने का ये है कि जितने भी कंपोनेंट आयन हैं उनका सब का चार्ज इस तरह अरेंज होना चाहिए कि क्रिस्टल का नेट चार्ज जो है वो जीरो हो। मतलब क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन है सिरेमिक मटेरियल क्रिस्टल के। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ईच ऑफ द कंपोनेंट आयन द क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये मेन पॉइंट है, क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका एग्जांपल कैसे दिया है इसने, ऑल द कैटायन पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ एनायन निगेटिव चार्ज। जितने भी कैटायन का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही एनायंस का निगेटिव चार्ज द्वारा बैलेंस कर लिया जाना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए दिया है इसमें, फॉर एग्जांपल CaF2 फॉर स्टेबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर देयर मस्ट बी ट्वाइस ऑफ F-1 आयन टू कंपेयर्ड टू Ca+2 आयन। जैसे CaF2 दिया हो इसने, CaF2 तो कैल्शियम में +2 चार्ज आएगा, तो फ्लोरीन में -1 होता है। तो दो चार्ज कैल्शियम के प्लस के दो एटम मिल करके फ्लोरीन के, एक फ्लोरीन में -1 चार्ज है, दूसरे फ्लोरीन में भी -1 चार्ज है, तो ये दोनों मिल करके इस +2 चार्ज को कैंसिल कर दें। मतलब क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए। तो कंडीशन है कि क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। उसके बाद अगला है द रिलेटिव साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये दूसरा पार्ट है, उसके हिसाब से रिलेटिव साइज जो है जो कैटायन और एनायन का, उसके हिसाब से। तो RC इज़ द कैटायन रेडियस, RA इज़ एनायन रेडियस। तो RC/RA कैटायन एनायन रेडियस रेशियो। ठीक है, अगर हम एनायन को ऐसे सिंपल जैसे साइन दिया है वैसे रिप्रेजेंट करें और कैटायन को ऐसे डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करें, तो स्टेबल कंडीशन क्या होती है कि जितने भी एनायन है वो डायरेक्टली कैटायंस को टच करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी स्टेबल है क्योंकि एनायन जो है वो कैटायन को टच कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें एनायन जो है वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन कैटायन को टच नहीं कर रहे। यहाँ पे देखो, पहले वाले पे क्या है, कैटायन जो है वो एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और एनायन को टच कर रहे हैं। वो एनायन जो है वो एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं और कैटायन को भी टच कर रहे हैं, तो स्टेबल है क्योंकि कैटायन को टच करना चाहिए। यहाँ एनायन जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन कैटायन को टच कर रहे हैं, तो ये स्टेबल है क्योंकि कैटायन को टच करना चाहिए। और यहाँ पे एनायन जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन कैटायन को टच नहीं कर रहे, इसलिए ये अनस्टेबल होगा क्योंकि कैटायन को टच करना चाहिए। जितने भी एनायन हैं वो कैटायन को टच करना चाहिए। ठीक है, फॉर स्टेबल सिरेमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑल द एनायन व्हिच आर सराउंडिंग द कैटायन। जितने भी एनायन हैं जो कि कैटायन को सराउंड कर रहे हैं, मस्ट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ द कैटायन। मतलब मस्ट बी मतलब होने ही चाहिए, ये रूल है। कैटायन को डायरेक्टली जितने भी सराउंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली कैटायन को टच करना चाहिए। एनायन जितने भी
कैटायन को सराउंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली टच करने चाहिए। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज रिलेटेड टू द कैटायन एनायन रेडियस रेशियो। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ये टच के हिसाब से ही तो कोऑर्डिनेशन निकलती है नंबर। ये पढ़ेंगे पहले पार्ट में। टेक्निकल में हम देखेंगे कि जितने एटम जो होते हैं वो एडजेसेंट को टच करते हैं, मेन डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उसी को वही कोऑर्डिनेशन नंबर आती है। कोई एटम जितने भी डायरेक्ट अपने एडजेसेंट एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ये आप फर्स्ट टेक्निकल का जो पार्ट है मटेरियल साइंस उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कैटायन एनायन रेशियो के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली जाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेट करती है कैटायन एनायन रेडियस की रेशियो के हिसाब से, RC/RA के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। फॉर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर देयर इज ए क्रिटिकल और मिनिमम रेडियस रेशियो for which this cation and anion contact is stabilized. This ratio may be determined from pure geometrical consideration। ठीक है, मतलब ये कोई स्पेशल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए एक रेंज होती है, या फिर मिनिमम बोल दें, मिनिमम रेशियो होता है, कैटायन एनायन रेशियो होता है मिनिमम, जिसके लिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मान लें तो ये स्टेबल होगी। अगर वो कैटायन एनायन रेशियो जो है उस मिनिमम के बराबर है या फिर उससे ज़्यादा है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर लागू होती है। जैसे कैटायन एनायन रेशियो के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन नंबर का लिस्ट है वो मैं दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो प्योर ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के हिसाब से निकाला जाता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। देखो RC/RA और कोऑर्डिनेशन नंबर, इन दोनों में क्या वो है, अगर कैटायन एनायन रेडियस रेशियो लेस देन 0.155 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। यहीं से क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 का, ठीक है। कैटायन एनायन रेशियो ये दिया था, RC/RA की वैल्यू दी थी और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था। अधिकतर लड़कों का गलत हो गया क्योंकि ये याद करके लोग नहीं जाते। तो RC/RA जो होता है वो लेस देन अगर 0.155 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। और RC/RA मतलब कैटायन रेडियस बाई एनायन रेडियस का रेशियो अगर 0.155 से 0.225 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी। अगर 0.225 से 0.414 के बीच में है तो 4 होगी। 0.414 से 0.732 के बीच में है तो 6 होगी। 0.7327 के बीच में है तो 8 होगी। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ, यहाँ √2 और √3 दोनों दिए गए हैं। 1.414 ये होता है √2 की वैल्यू, तो यहाँ 1 तो है नहीं, 0.414 है, ठीक है। तो ये तुम्हें मतलब याद करने में तरीका में आसान हो जाएगा, ये है कहने का मतलब। 0.414 देखा लग रहा है। 1.732 जो होता है वो √3 की वैल्यू होती है, तो 0.732 ये याद करने में आसान हो जाएगा। और 0.155 से 0.225 और इसके आगे 1, तो मतलब ये याद करना है, आप चाहे जैसे याद करो। मैं ये बता रहा हूँ कि 0.414 और 0.732 ये याद करने के लिए √2 √3 से देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिरेमिक मटेरियल जो होते हैं वो होते हैं 4, 6 और 8। क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाता है ज़्यादातर।
इन्हीं के बीच का RC/RA दे के, पर याद आपको सारे करने हैं क्योंकि IAS से कुछ भी पूछ लेता है। नोट एक है कि हम क्या करते हैं, जो ये जितने भी हमने हमने क्या किया कि ये जो कैटायन एनायन रेडियस का रेशियो है, उसके हिसाब से जो हमने ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली है, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन से हमने निकाला है। और हमने कैटायन और एनायन, जैसे ये कैटायन बोलें, कैटायंस ये एनायन बोल देते हैं, एनायन, ठीक है। और ये कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। तो अगर कैटायन हम ले लें और एनायन ले लें तो हम ये ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के हिसाब से हमने ये कैटायन एनायन रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर के बीच में रिलेशनशिप जो निकाला है, ये टेबल, ये सिर्फ हमने अपने ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के हिसाब से निकाला है, जिसमें हमने कैटायन और एनायन को हार्ड स्फीयर माना है, हार्ड स्फीयर आयन माने हैं, स्फेरिकल आयन माने हैं। कैटायन को हमने स्फेरिकल साइज से एज्यूम किया है, एनायन को हमने स्फेरिकल साइज एज्यूम किया है। इसीलिए इस रिलेशनशिप पे कुछ वो भी है जो हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं इस पे, क्योंकि हमने हार्ड स्फीयर मान लिए हैं। एग्जैक्ट साइड हार्ड स्फीयर नहीं भी होता है ना किसी कैटायन और एनायन का। तो ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन के हिसाब से हमने हार्ड स्फीयर आयन्स को हार्ड स्फीयर मान के हमने ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन की और RC/RA का रेशियो के हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली है। तो इसके कुछ एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन भी देखेंगे। और पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो नोट लिखा यही है, बस ये पढ़ना है, जो मैंने बताया वही लिखा है। द रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कैटायन एंड एनायन रेडियस रेशियो आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन एंड एज्यूमिंग हार्ड स्फीयर आयन। ये भी पूछा गया है कि हमने क्या एज्यूम किया था, तो हार्ड स्फीयर आयंस। Therefore these relationships are only approximate and there are exceptions also। मतलब अप्रोक्सीमेट हैं ये रिलेशनशिप और इसके कुछ एक्सेप्शंस है। अब जो एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। सम सिरेमिक कंपाउंड्स विथ RC/RA, इसका RC/RA रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन ग्रेटर देन 414 है, 0.414, which has bonding is highly covalent and directional, जिसकी बॉन्डिंग जो है वो हाईली कोवेलेंट है और डायरेक्शनल नेचर है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होनी चाहिए। ठीक है, बस आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, बाद में देखेंगे, लेक्चर लंबा हो गया आज का।